नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। वही मैं पहले पहले हिंदी वीडियो भी डालता था, लेकिन कुछ महीनों से मैंने हिंदी के लिए अलग प्रतिवाद यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं, और कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का विषय बिहार है। बिहार में इस साल के अंत में, शायद अक्टूबर नवंबर में, बिहार के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और जिस ढंग से लोकसभा के बाद 5-6 विधानसभा के चुनाव हो गए, और उसमें जिस ढंग से बीजेपी ने जोर शोर से विजय पाई है, उससे बीजेपी के अपोजिशन वाले जो है, विरोधी दल है, वो डर गए। सबसे पहली बात ये थी कि ये चर्चा थी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा अपना बहुमत गवा बैठी। भले एनडीए को बहुमत मिला, एनडीए की सरकार बनी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2014 और 2019 में जितनी अच्छी तरीके से इनको एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, यानी एक दल का जो बहुमत मिला था, वो नहीं मिला। तो ये माना जाने लगा कि बीजेपी का राज शुरू हो गया, बीजेपी का अंत आहिस्ते आहिस्ते नजदीक नजदीक आ रहा है, मोदी की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में 300 से 240 तक पहुंची हुई बीजेपी एक एक करके जिस ढंग से विधानसभा जीतने लगी, इससे ये चर्चा ही खत्म हो गई कि मोदी की पॉपुलैरिटी है या खत्म हो गई। ये चर्चा ही खत्म हो गई। मोदी की सरकार चलेगी गिरेगी, इसकी चर्चा जो जून जुलाई में पिछले हो रही थी, 2024 के जून जुलाई अगस्त, यही चर्चा चल रही थी कि बस अब कब हम पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लिखेंगे, ऐसा बोलेंगे। इसकी ही चर्चा चल रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी अपनी नहीं थी। और नीतीश कुमार हो बिहार के, या आंध्र के नायडू हो, उनकी मेहरबानी पर मोदी को सरकार चलाना है। और ये दोनों पलटूराम करके पॉपुलर है, तो ये जब पलटी मारेंगे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव हो गए, और उनके जो नतीजे सामने आ गए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज 6 महीने में ऐसी परिस्थिति है कि मोदी और बीजेपी का अस्त्र देखने वाले जो सब ज्योतिषी भविष्यवेत्ता थे, वो अपनी ही बात भूल गए। इसका कारण साफ है कि हरियाणा तो आराम से कांग्रेस जीतेगी, ये इनकी भविष्यवाणी थी। लेकिन देखते देखते हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। और सिर्फ तीसरी बार बीजेपी जीती ऐसी ही बात नहीं है। 5 साल पहले जिस बीजेपी को हरियाणा विधानसभा में अपना बहुमत हासिल करना मुश्किल हो गया था, और जननायक जनता पार्टी जैसे एक प्रादेशिक दल से हाथ मिलाकर सरकार बनानी पड़ी थी, उसी हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार चुनाव लड़ते हुए बीजेपी ने फिर से बहुमत हासिल कर लिया, कंफर्टेबल मेजॉरिटी। 90 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी को कुछ 48-49 विधायक मिल गए, तो किसी की जरूरत नहीं बची। और देखते देखते जो कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी थी, झगड़े चल रहे थे, उनको पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से अपना अपोजिशन लीडर भी हाउस के लिए तय करना मुश्किल हो गया था। मैं बोल रहा हूं तो कल की बात है, कहीं सुना है कि हरियाणा में कांग्रेस हाईकमांड ने किसी का नाम तय कर दिया। जो राज्य में मुख्यमंत्री बनने की सपने देख रहे थे कांग्रेस वाले, वहां अपोजिशन लीडर तय करना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद 1-1.5 महीने में महाराष्ट्र का चुनाव हो गया।
और महाराष्ट्र में तो अकेली कांग्रेस नहीं, बल्कि कांग्रेस के जो साथी है, INDI, इंडी अलायंस, या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, ये दोनों का इतना सुपड़ा साफ हो गया कि तीनों पार्टियां मिलाकर 288 में इनको 50 सीटें भी हासिल नहीं हुई, 50 सीटें नहीं मिली। और इतनी बुरी हालत है कि किसी एक पार्टी के पास नेता विपक्ष विपक्ष होने के लिए भी आवश्यक जितनी संख्या है उतनी भी नहीं आई। ना उबाठा शिवसेना, ना शरद पवार NCP, ना कांग्रेस। तो इसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, और तीसरा, लोकसभा के बाद तीसरा विधानसभा चुनाव दिल्ली का था, जिसमें तो केजरीवाल को हराना मुश्किल है, यही माना जाता था। दिल्ली बस केजरीवाल की जागीर है, आम आदमी पार्टी को वहां कोई हरा नहीं सकता, ये चर्चा थी। और इसलिए तो केजरीवाल को इतनी मस्ती थी कि हरियाणा चुनाव के बाद केजरीवाल ने डिक्लेयर कर दिया कि लोकसभा में भले कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, विधानसभा में कांग्रेस को एक सीट भी नहीं देंगे, पूरी की पूरी 70 सीट लड़ाएंगे। और आत्मविश्वास गलत नहीं था। केजरीवाल ने पिछले 2 चुनाव में 67 और 62 सीटें जीती थी। तो घटकर कितनी होगी, कुछ भी करो 40 सीटें तो आएगी। और 40 में ही बहुमत हो जाता है, 70 में तो 36 का बहुमत होता है। तो 62 से घटकर 36 के नीचे तो नहीं आएंगे। ये आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का आत्मविश्वास था। और सिर्फ केजरीवाल का नहीं, INDI अलायंस में, इंडी अलायंस में जो बाकी कांग्रेस छोड़कर दल थे, उनको भी केजरीवाल पर भरोसा था, आत्मविश्वास था। और इसीलिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी की परवाह ना करते हुए उद्धव ठाकरे, संजय राउत से लेकर ममता दीदी तक, अखिलेश तक, सब केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उनको मालूम था कि बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा सकती। लेकिन केजरीवाल हार गए, बुरी तरह से हार गए। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, वो पिछले 2 चुनाव से हो रहा था, नई बात है नहीं। लेकिन केजरीवाल जिस ढंग से हारे, ये लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से बीजेपी अपनी गलतियां सुधार कर चुनाव का सामना कर रही है, इसलिए लोकसभा के बाद बीजेपी खत्म होने के जो सपने थे वो पूरे ध्वस्त हो गए। और हर कोई बिगर बीजेपी पार्टी या एंटी बीजेपी पार्टी और नेता चिंता में लगे हैं कि अब हमारे वजूद का क्या होगा, हमारे प्रासंगिकता का क्या होगा। इसमें अखिलेश भी है, जो लोकसभा में 3 नंबर की पार्टी बनकर उभरे, फिर भी आज डरे हुए। लेकिन उनका चुनाव तो अब अभी 2 साल बाकी है। 227 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अभी अभी होने वाला जो चुनाव है नजदीकी, वो है बिहार का। और उसके 4 महीने बाद बंगाल का चुनाव होने वाला है। तो सबसे डरे हुए अगर कौन है, तो बीजेपी के जो विरोधी दल है बिहार में, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस, और बंगाल में ममता दीदी, ये दोनों हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी के जीत से बहुत डरे हुए हैं। लेकिन उसको बोलते हैं ना, होपिंग अगेंस्ट होप, अंग्रेजी में बोलते हैं कि झूठा आशावाद होता है, कुछ चमत्कार हो जाएगा और हमारे मन में है वही तो सामने आ जाएगा। ऐसी जो आशा होती है उसको अंग्रेजी में होपिंग अगेंस्ट द होप बोलते हैं। हार सामने देखते हुए भी जीत का सपना देखना, उसको होपिंग अगेंस्ट होप बोलते हैं। और वही बात बिहार और बंगाल के राजनीति में आज चल रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ये आशा लगाए बैठे थे कि आज या कल बीजेपी से मनमुटाव होकर नीतीश फिर लालू के पास चले आएंगे। लोकसभा के कुछ महीने पहले तक नीतीश और लालू इकट्ठा थे। लालू के बेटे नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री बनकर काम कर रहे थे।
लेकिन इंडी अलायंस बनाते बनाते राहुल गांधी और कांग्रेस ने ऐसा खेल खेला कि नीतीश को अपनी ही बनाई इंडी अलायंस छोड़कर बीजेपी के साथ जाना पड़ा। और आज अगर सबसे बड़ा सपना टूटा अगर किसी का हो तो वो लालू का टूटा है। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सपना टूटा है, क्योंकि वो सपना देख रहे थे कि नीतीश अगर दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे, तो अपना बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव 2 नंबर का बिहार का नेता है और पटना में मुख्यमंत्री बनकर बैठ सकता है। लेकिन नीतीश ही चले गए और लालू का सपना टूट गया। लोकसभा में नीतीश बीजेपी के साथ जाने के परिणाम मतगणना से सामने आ गए। अकेली कांग्रेस नहीं हारी, लालू यादव की पार्टी भी सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो अगर ये हालत है तो क्या करेंगे? तो ये पिछले कुछ महीनों से प्रयास चल रहे हैं लालू के और आरजेडी के, कांग्रेस के, आईएनडीए के, कि नीतीश कुछ भी करके वापस आ जाए। लेकिन वो होने से रहा, क्योंकि गणित हमेशा बदलता रहता है। राजनीति का गणित कल जो था वो आज नहीं होता, और आज है वो कल नहीं होगा। और बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है। नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और आहिस्ते आहिस्ते राजनीति से ओझल होने की तैयारी में लगे। लेकिन आखिर वो भी तो बाप है, वो भी तो इंसान है। अगर लालू से लेकर सोनिया तक और उद्धव ठाकरे से लेकर स्टालिन तक हर एक को अपना कोई घर का, परिवार का वारिस राजनीति में अपनी विरासत आगे लेकर जाने के लिए चाहिए, तो बेचारे नीतीश कुमार क्या करें? नीतीश कुमार भारत की राजनीति में एक ऐसी हैसियत थे या है कि जिन्होंने अपने परिवार का किसी को, बेटे को या भतीजे को राजनीति में, भांजे को नहीं लाया। और इसलिए उनके जो बेटे निशांत कुमार है वो राजनीति से आज तक हटकर रहे, पढ़े लिखे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के तरफ चले गए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आते आते राजनीति ऐसे बदल गई है कि आज तक राजनीति से दूर रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनैतिक बयानबाजी शुरू कर दी है। कल परसों की बात है, उन्होंने अचानक, एक हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी और एनडीए बहुत जल्दी उनके पिता को यानी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। यानी कि जो बेटा आज तक राजनीति पर बात ही नहीं करता था, वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ बार्गेनिंग पर उतर आया, बार्गेनिंग पर उतर है। एक बात साफ है, अपने पिता को पूछे बगैर या उनकी परमिशन के बिना, सम्मति के बिना निशांत कुमार ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन अगर उन्होंने कर दी है तो बात साफ है कि अगर नीतीश कुमार को समझाकर अपने साथ रखने में बीजेपी सक्सेसफुल होती है तो पलटू राम पलटी नहीं मारेंगे। और इसी रेफरेंस में सूत्रों से जो खबर मेरे पास आई है वह ऐसी है कि जो जो शर्तें बीजेपी रखती है वो नीतीश कुमार ने मान ली है। और एक शर्त यह कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, 243, उसमें से 100 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को दी जाएगी और बची 143 सीटें 143 में बीजेपी और बाकी सारे पासवान वगैरह, कुशवाहा वगैरह जो छोटे छोटे दल है उनके साथ मिलकर बीजेपी 143 सीटें लड़ेगी। यानी एनडीए में शायद बीजेपी का हिस्सा 100 का होगा, नीतीश का हिस्सा 100 का होगा, और 43 सीटों में बाकी पासवान की एलजेपी, कुशवाहा, मांझी वगैरह जो है
उन सबको मिलाकर 143 सीटें लड़ी जाएगी। और इसको कहा जाता है, जो सूत्रों ने मुझे कहा है, कि इसको नीतीश कुमार ने मान्यता दी। तो सोचने की बात यह है कि जब बीजेपी से टूटकर नीतीश कुमार हटे थे तो उनके विधानसभा में अकेले के 112 एमएलए थे। आज वो बीजेपी के साथ सीटें ज्यादा मांगने से भी हट गए। लालू के साथ जाने के बाद उन्होंने कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के साथ है तो फिर बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ रहे थे। लेकिन अगर नीतीश कुमार कम सीटों पर अगर संधि कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसका मतलब और कोई बात नीतीश कुमार की बीजेपी ने मान ली है। कल परसों की बात है, खुद अमित शाह बिहार होकर लौटे हैं और उसके बाद ही डायरेक्टली तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश पर जोर शोर से हमले करने लगे। जो बाप बेटे नीतीश के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे, आशा रखते थे, वो अचानक से नीतीश को गाली देने लगे। उसका मतलब साफ है, कोई उनको विश्वास अब हो गया कि नीतीश पलटने वाले नहीं है। और अगर नीतीश बीजेपी से नाराज नहीं है तो आरजेडी के लिए कुछ आशा बचती नहीं। एक तरफ नीतीश भ्रमनिरास कर रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भेजकर लालू का सपना पूरा भंग कर दिया है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर आरजेडी नहीं लड़ेगी। और आरजेडी अगर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेगी तो जो कांग्रेस को सीटें जाती है वो अपने आप हारने वाली सीटें हो जाती है। तो किसी भी तरीके से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना रबड़ी देवी और लालू के लिए असंभव बन जाता है और इससे शायद तिलमिलाए। अर्थात अभी भी लालू प्रसाद यादव नीतीश को गाली नहीं दे रहे, लेकिन विधान भवन में, सदन में तेजस्वी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। जो साथ में हो या विरोध में हो, हमेशा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा जी बोलते थे। वो अचानक से सदन में भी दुश्मन की तरह नीतीश के बारे में बोलने लगे। इसका मतलब साफ है, इनकी आशा निराशा हो गई है। अब आशा नहीं है कि नीतीश पलटेंगे, लौटेंगे। तो माना यह जा रहा है कि नीतीश ने बीजेपी के साथ जो एडजस्टमेंट की है, सौदेबाजी की है, उसमें अपने बेटे को राजनीति में बीजेपी सेटल करेगी ऐसी शर्त रखी है। जिस ढंग से थके मांदे रामविलास पासवान के बेटे को मोदी जी और अमित शाह ने राजनीति में सेटल किया, बिल्कुल उसी तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बीजेपी और अमित शाह आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में सेटल करेंगी। इसके लिए जो जो शर्तें बीजेपी ने रखी है वो नीतीश ने मान ली, ये असली खबर है। और इसीलिए अचानक से तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव तिलमिलाए हैं कि हमारे बेटे का, हमारे लाडले का नुकसान करके नीतीश कुमार अपने बेटे को सेटल कर रहे हैं। इसीलिए लालू और राबड़ी देवी बहुत गुस्से में है और तेजस्वी यादव तो अपशब्द का इस्तेमाल तक करने लगे। दोस्तों, देखते आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।